नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। गुलाम नबी आजाद फिर बोले हैं और जब वो कुछ बोले तो फिर वो आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कारण कि कांग्रेस जिस स्थिति और परिस्थिति में है और उससे आगे की क्या उसकी राहें हैं, ये गुलाम नबी आजाद जो कुछ भी कह रहे हैं उससे साफ उसमें उसकी झलक दिख रही है। रही बात, कुछ और पार्टियों के नेता कुछ बयान दे रहे हैं, लेकिन उन बयानों के मायने देश की जनता समझ रही है। लेकिन कांग्रेस की होती पतली हालत पर गुलाम नबी आजाद के बयानों के मायने जरूर समझने होंगे। 5 पन्नों के अपने त्यागपत्र में जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर उन्होंने कटाक्ष किया था और अपनी वेदना व्यक्त की थी, आज गुलाम नबी आजाद जब बोले तो फिर हमलावर हुए। यही नहीं, मीडिया का काम देखते हुए कांग्रेस की नैया पार कराने की बात करने वाले जयराम रमेश को तो उन्होंने चापलूस तक कहा। क्या कुछ कहा गुलाम नबी आजाद ने, उसके कुछ अंश पहले हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए आप। मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने आवाज मेरी रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगे बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग। तो गुलाम नबी आजाद ने जिस वाक़े का जिक्र किया, शायद आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्यों किया। इसका भी एक बैकग्राउंड है। हम आपको बता दें कि राज्यसभा से जब उनकी विदाई हो रही थी तो उस विदाई संभाषण में प्रधानमंत्री भी बोले थे और भावुक हुए थे। उस भावुक पल के भी कुछ अंश हम आपको दिखाएंगे, वो बाद में। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट कह दिया कि गले मिलने मैं नहीं गया था, गले तो राहुल मिलने गए थे। मुझसे कोई गला मिलना चाहता था या मेरे प्रति कोई आभार व्यक्त कर रहा था, अब आप ही बताइए कि उसके मायने क्या हैं। समझ गए आप वो बात जब राहुल गांधी एक संभाषण के बाद प्रधानमंत्री से लोकसभा में बाकायदा जाकर के गले मिले थे। हालांकि उनके गले मिलने के अंदाज पर आज तक चर्चा होती। आज गुलाम नबी आजाद ने कटाक्ष किया उस राहुल गांधी पर जिसको 2024 के भावी प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अब भी देख रही है। आज गुलाम नबी आजाद ने यह भी कह दिया कि पूरे समय तक मैं चाहता रहा कि राहुल गांधी राजनीति सीख जाएं, लेकिन वो राजनीति करने के लिए बने ही नहीं है। बहुत बड़ी बात आज उन्होंने कही है और क्या कुछ उन्होंने कहा है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते रहेंगे। लेकिन उनके सारे बातों पर आज हम चर्चा करेंगे दो खास मेहमानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं स्नेहाशीष वर्धन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल तो ये कि गुलाम नबी आजाद मोडिफाइड हो गए हैं और आज उस मोडिफाइड पर जिस डीएनए की बात जयराम रमेश ने उठाई थी उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है स्नेहाशीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस के एक मूर्धन्य नेता थे। हकीकत है ये बात। और चूंकि वो ब्लॉक स्तर की राजनीति से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति तक गए थे, तो उनका जाना कहीं ना कहीं मन को दुखी करता है किसी भी कार्यकर्ता के लिए। लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ जो जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं एक आम कार्यकर्ता के दिलों को ठेस पहुंचाती है कि पार्टी में जिस व्यक्ति को
हर वो पद मिला जो एक आम कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो तमाम पद पाने के बावजूद गुलाम नबी आजाद जी इस तरीके से विमुख हो जाएंगे पार्टी से, इस तरीके से पार्टी का साथ छोड़ देंगे उसके खराब दिनों में, तो ये सोचने को विवश करता है कि आखिर ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा के पार्टी को क्या मिल रहा है। स्नेहाशीष जी, सवाल है, ग्राफिक्स पर भी आप देख सकते हैं, पहली ही बात उन्होंने कही कि मुझे घर वालों ने छोड़ने पर मजबूर किया, पार्टी ने, उन्होंने छोड़ा या मजबूर किया गया? ये कहना बड़ी आम बात है, क्योंकि अब पार्टी वो छोड़ चुके हैं, तो वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है कि उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें धक्का मार के निकाला गया, उन्हें क्या करके निकाला गया, वो कुछ भी बोलने के लिए अब स्वतंत्र है, क्योंकि वो अब दल में नहीं है, तो वो जो बोलेंगे उसे सुनना ही है। और ऐसी बातों को सुनने के बाद मैं स्पष्ट बोलता हूँ, इस बात को आप भी जानते हैं कि मैं स्पष्ट बोल लेता हूँ किसी भी बात को। मैं स्पष्टता के साथ ये कह रहा हूँ कि पार्टी में जिस आम कार्यकर्ता को खास बनाया, उन्होंने पार्टी को छोड़ते वक्त जो गंभीर आरोप लगाए हैं, जो बातें कही हैं, वो एक आम कार्यकर्ताओं के मन को तोड़ने वाला होता है, मनोबल को तोड़ने वाला होता है। ये बात गुलाम नबी आजाद की होती, कम से कम बचना, ये बात गुलाम नबी आजाद की होती तो बात कही जा सकती है। बोले तो आनंद शर्मा भी हैं कि क्यों वो पार्टी छोड़े, पहले ये समझना चाहिए। बोले तो मनीष तिवारी भी हैं, और ये भी उन्होंने कहा, मनीष तिवारी का बयान सुनाता हूं, जो उन्होंने अभी नहीं कहा, अभी पार्टी नहीं छोड़ा है, उन्होंने कहा किराएदार नहीं हूं, पार्टी का कार्यकर्ता और नेता हूं। सब नाराज हैं, सब गलत हैं। 64 ऐसे नेताओं के बारे में एक बड़ी अच्छी मीडिया रिपोर्ट थी, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि 64, कल की ये रिपोर्ट थी, 64 बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ा, और उनका हश्र क्या है कहने की बात नहीं है। बहुत लोगों ने उम्दा काम भी किया, लेकिन अधिकतर लोग उसमें से धाराशायी हो गए। जो प्रथम पंक्ति के नेता थे कांग्रेस पार्टी में, वो आज तृतीय चतुर्थ पोजीशन तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी अन्य दल में। और रही बात दल छोड़ने की, मनीष तिवारी जी का बयान जैसा है, आनंद शर्मा जी का है, ये बहुत लंबी बातचीत नहीं है। ये G23 का आप लोग लगातार मीडिया में ये खबरें उड़ती रही हैं, वही खबरें हैं, वही लोग हैं। मीडिया में उड़ती है या मीडिया में सच्चाई, कलाकार है, मीडिया में उड़ती है या सच्चाई है कि G23 का बाकायदा एक वजूद है, जिसका जिक्र गुलाम नबी आजाद ने भी किया है। मीडिया के बंधु हमारे अंदर की बातों को लाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, अंदरूनी पार्टी के अंदरूनी बातों। भैया बाहर की बात पार्टी के लिए ज्यादा काम करते हैं। वर्धन साहब, मीडिया की ही बात मैं बोलूंगा, जब तक कि वो जीत सभी लोग बाहर ना आए। वर्धन साहब, एक बात बताइए, 64 नेताओं का जिक्र किया, और क्या हश्र हुआ कांग्रेस से निकलने के बाद, उसका भी आपने जिक्र किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस का स्तर इतना गिर गया कि किसी का डीएनए चेक किया जाए जब वो आपके पार्टी से दूर हो? क्या ये कांग्रेस की संस्कृति है? गुलाम नबी आजाद जैसे नेता का आप डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। ये और बात है कि मोदी के साथ उनका बेहतर तालमेल आप लोगों को दिखा, जिससे मोदी के विरोधी आज गुलाम नबी आजाद के निकलने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आपकी संस्कृति, आपके पार्टी की संस्कृति क्या यही है कि हर एक नेता का जो आपसे वैचारिक मतभेद करे, आपसे दूर हो, उसका डीएनए टेस्ट करने लगे? और यह काम जयराम रमेश ने किया है, जो आपके इंटेलेक्चुअल विंग के सदस्य हैं, जो आपका मीडिया प्रभार देख रहे हैं और अपने आप को वरिष्ठ नेता कहते हैं। जयराम रमेश जी पे उन्होंने जिस तरीके से खर्च किया है, वो गुलाम नबी आजाद जी की अपनी व्यक्तिगत हो सकती हो चीज हो। नहीं, गुलाम नबी आजाद ने नहीं, ये जयराम रमेश ने कहा है कि उनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, मॉडिफाइड हो गए हैं। कोई भी बयान मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं सर। और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने जयराम रमेश पर क्या बयान दिया वो मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में। सबसे पहले हकीकत है हाँ, कि उन्होंने जो कहा है, जयराम रमेश जी ने जो कहा है, वो मजे हुए नेता है और पूरी उन्हें साफगोई के साथ बातें कही है। हकीकत है तो मानिए ना कि मोदी से आप लोग डरते हैं, मोदी से आप लोग डरते हैं कि आप एक व्यक्ति का जिसने 40 सालों तक पार्टी एकमात्र है जो मोदी से नहीं डरती है, नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरती है। कांग्रेस पार्टी एकमात्र है जो किसी भी
किसी भी सरकारी एजेंसी जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे खिलाफ उससे नहीं डरती है। एकमात्र देश में विपक्ष की बुलंद आवाज जो है वो कांग्रेस पार्टी है। ये दावा तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, ये दावा तो केजरीवाल भी कर रहे हैं। ये एकमात्र आम आदमी पार्टी है जो लड़ाई लड़ सकती है, और मनीष सिसोदिया तो राणा खानदान के वंशज तक बता दिए गए, और वो कह रहे हैं कि हम ही बचा सकते हैं इस देश को मोदी से। सबको डर मोदी से है, मोदी विरोधियों को, इस देश में मोदी विरोधियों को मोदी से डर, आप सारे राजनीतिक पार्टियों को मोदी से डर। क्यों इतना बड़ा हुआ मोदी को बना डाले? सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल टेस्ट इस देश की उस जनता को करना चाहिए जो मोदी के औरा से इतना डरी हुई है। जवाब दीजिए। देखिए इससे बड़ा औरा पंडित नेहरू का भी रहा होगा, इससे बड़ा औरा इंदिरा गांधी जी का भी रहा है, राजीव गांधी जी का भी रहा है। आत्मसंतोष के लिए ये इतिहास की बातें हैं, क्योंकि इतिहास है ना, वर्तमान की स्थिति पर बात करिए ना। मोदी जी भी इतिहास होने वाले हैं थोड़े दिनों में, इसमें चलिए मोदी जी इतिहास होने वाले हैं। अनिल गोयल साहब, उनको भी याद किया जाएगा, महान नेता के रूप में हम लोग याद करेंगे। इतनी चिंता और इतनी डर है कि इतिहास होने का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता। वर्तमान अच्छा करिए, क्योंकि गडकरी जी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। अनिल गोयल साहब, सीधी बात और सीधा जवाब। दिवाकर जी, सही बात यह है कि ये डूबती नाव है, और डूबती नाव में जो भी समझदार व्यक्ति है जल्दी से जल्दी इससे दूर होना चाहता है। जीत आज से नहीं, कई साल से इनको आईना दिखा रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस आईना देखने के लिए तैयार नहीं है, और निश्चित तौर पर जो चापलूस घिरी हुई पार्टी है, और वो चापलूसों के अंदर घिरी हुई है। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। गुलाम नबी आजाद छोड़े, एम ए खान ने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस पार्टी, मनीष तिवारी का स्टेटमेंट, आनंद शर्मा का स्टेटमेंट, और बाकी नेताओं के स्टेटमेंट समय समय पर आते रहे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की अंदरूनी वित्तीय लड़ाई है कि कांग्रेस नेतृत्व से विहीन हो गई है। कांग्रेस वो पार्टी हो गई है जो जमानत पर है, वो कांग्रेस को चला रही है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और पूरी तरीके से जनता को जवाब नहीं दे पा रहे, वो कांग्रेस में इसको चला रहे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। गडकरी जी के भी बयान को बहुत अच्छे से, सलीके से, बड़ी व्यग्रता से, बड़ी उत्कंठा से वो लोग देखते हैं जो मोडिफाइड होने का डर जिनको ज्यादा सता रहा है। हालांकि डर सताना नहीं चाहिए लोकतंत्र में। इस देश के लोकतंत्र में 8 सालों से ये जो हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है, लेकिन जवाब तो देना चाहिए। गडकरी जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि किसी को यूज करना चाहिए, फेक नहीं देना चाहिए? और कोट इन कोट बात कर रहा हूं मैं आपसे। दिवाकर जी, जो गडकरी जी ने कहा है, गडकरी जी ने जो कहा है, एक मीटिंग के अंदर कहा, मीटिंग जो सामने थी वो इंडस्ट्री के लोग लिखते, व्यापारी वर्ग के लोग मिले हुए थे, और उन्होंने एक ये उदाहरण दिया था कि किसी भी चीज को यूज करके नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो उन्होंने उसका नरेंद्र मोदी और गडकरी जी के परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं है। वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और सभा को संबोधित करने के में अगर कोई चीज किसी उदाहरण के रूप में वो कहना चाहते हैं, तो इसलिए माननीय गडकरी जी के ऊपर कोई विवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। और गडकरी जी जैसा निर्विवाद नेता और गडकरी जैसा काम करने वाले नेता बिरले ही होते हैं। अगर वो बिरले थे और बिरले हैं, और ये देश मानेगा कि वो बिरले हैं, क्योंकि देश के लिए उन्होंने किया। और मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार के वो एक पार्ट हैं, मोदी जी के निर्देशन में काम करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं गडकरी जी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन गडकरी जी पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, संसदीय बोर्ड के मेंबर होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें रिसफल किया गया। आप यही कहेंगे ना? लेकिन गडकरी जी का दर्द, और देखिए सर, मीडिया में या जो बयान आते हैं उसके मायने निकाले जाएंगे। गडकरी जी को ये सब बयान देने पड़ रहे हैं, ये आप लोग नहीं सोच रहे हैं। विक्रम जी, माननीय गडकरी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं दिल्ली प्रदेश का कोषाध्यक्ष था जी, और माननीय गडकरी जी से काफी मेरा टच रहा है, काफी मेरा उनसे मिलना जुलना रहा है। वो एक तो अपनी बात बड़ी बेबाक तरीके से कहते हैं, ठीक है, और निडर होकर के वो बोलते हैं एक बार, और वो सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं, और पार्टी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। और निश्चित तौर पर जब वो चाहे राष्ट्रीय
तौर पर हमेशा सराहनीय रही है। वो संगठन के प्रति समर्पित है, सरकार में थे तो सरकार के प्रति समर्पित है, और वो निश्चित तौर पर एक समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। तो उनको ये शिला मिला, उनको ये शिला मिला। दिवाकर जी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर मेरे दोनों बेटे अपने व्यापार कर रहे हैं, दोनों बेटे अपने तरह हैं, मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। वो हमेशा उनकी सोच जो है वो समाज के प्रति समर्पण की है, समाज के प्रति काम करने की है। और इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी मोदी जी का और गडकरी जी कोई भी टकराव नहीं है। और निश्चित तौर पर गडकरी जी के बारे में क्या कुछ सोचा जा रहा है, गडकरी जी को क्या क्या जिम्मेदारियां मिल सकती है, इसके लिए आप और हम कल्पना से बाहर है। और गडकरी जी हमारे माननीय नेता है, माननीय नेता रहेंगे, और गडकरी जी के किसी भी काम पर कोई भी प्रश्न नहीं है। और ये भाजपा की अपनी रणनीति है। भाजपा के अंदर आपने ये बात देखो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नीचे पब्लिक के बीच में बैठ के भी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वीकार करता है। मैं सब कुछ माना सर, मैंने तो उससे आगे की बात कर दी कि रिसफलिंग में भविष्य को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आप एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के विचारधारा के लोग हैं, पार्टी इतनी मजबूत है कि आप रिसफल करते रहते हैं, मैं तो यहां तक कहा। लेकिन ये क्या सिला, और ये क्या ऐसे दौर में जब 2024 का मिशन है और विपक्ष को कोई मुद्दा मिलना चाहिए, इधर केजरीवाल घेर रहे हैं, उधर कांग्रेस घेर रहे हैं, उधर ममता घेर रही है, ऐसे में आप गडकरी जी, और इसमें दो राय नहीं कि इस देश में इस समय गडकरी जी मोदी सरकार के वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व है जिसका काम बिल्कुल जनता देख रही है और उसकी तारीफ कर रही है, वहां पर कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। ऐसे में गडकरी जी को संसदीय बोर्ड से, मान लीजिए आपने रिसफल करने के लिए बहुत दूरगामी दृष्टिकोण से वहां पर महाराष्ट्र में वहां के उप मुख्यमंत्री को आपने प्रोजेक्ट किया, इसके मायने हो सकते हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन देश की जनता भी तो जानना चाहती है कि गडकरी जी को बस सिर्फ मंत्री बना करके रख दिया गया। नहीं, देखो, जब कोई चीज चलानी, पार्टी इतनी बड़ी है और पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में सभी वर्ग को नेतृत्व मिले, सभी क्षेत्र का नेतृत्व मिले और सभी चीजों मिले, तो निश्चित तौर पर हमारे जितने वरिष्ठ साथी है, हमारे वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, जिन्होंने जिनके खून पसीने से ये पार्टी जीती है, उनके लिए पद, उनके लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है संसदीय बोर्ड में है या संसदीय बोर्ड से बाहर है। परंपरा तो यही रही है, परंपरा तो यही रही है कि जो अध्यक्ष रहा है कम से कम वो तो रहता ही है। राजनाथ सिंह को फिर क्यों रखा आप लोगों ने? दिवाकर जी, विषय है कि हम पूरे देश में किस आदमी को कहां पर किस समीकरण से फिट बैठते हैं, ये हमारी पार्टी ही कैसा कर सकती है। और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो एक चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है। ठीक है, हमारी पार्टी योग्यता के आधार पर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। स्नेहाशीष वर्धन जी, ये एक राजनीतिक पार्टी है जिससे हमने सवाल किया और इतने तल्ख सवाल किए, और उनके प्रवक्ता बहुत ही विनम्रता से सवालों का जवाब दे रहे हैं। और उसमें गडकरी जी की, अगर मैं बात शब्द सुनिएगा, अगर वो नाराज भी हैं तो उसको अंदर खाने मनाया जाएगा, रिसफलिंग के सारे वो तथ्य खोजे जाएंगे, वो सारी बातें। और किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो यही सोच होती है सर, एक्सेप्टेंस होता है। आप तो, मैंने एक बड़ा सवाल किया कि क्या कांग्रेस की संस्कृति रही कि गुलाम नबी आजाद जैसे नेता मान लीजिए नाराज होकर के आपसे दूर हो गए, आप उनका डीएनए टेस्ट करेंगे? देखिए, नेताओं की नाराजगी पार्टी के अंदर होती है, पार्टी के अंदर बातचीत वो रखते हैं। गडकरी जी भी हमेशा मुखर होकर अपनी पार्टी के विरोध में बोलते रहते हैं, प्रधानमंत्री के भी विरोध में, उनकी नीतियों के खिलाफ भी बोलते रहते हैं। लेकिन आप मानेंगे ना कि प्रधानमंत्री उसको सुन करके चुप रहते हैं? जाता होगा, ये पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, लेकिन ये बातें उनकी मीडिया में आ रही है, बाहर आ रही है खबरें, ऐसी खबरें। ये सोचने वाली बात है कि स्पष्ट है, गडकरी जी को हम भी मंजे हुए नेता मानते हैं, आप भी अब आप मान गए ना, अब आप मान गए ना कि मीडिया ही वो सवाल पूछती है। हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, गडकरी जी पे जितने सवाल बन सकते थे, इससे ज्यादा सवाल बनते हो तो आप पूछ लीजिए। और हम भाजपा के नेता से पूछ रहे हैं कि सवाल का पहले जवाब दीजिए, और वो दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि वो हैं, रहेंगे। और आप देखिएगा, आप लोगों में ये हिम्मत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी कर दी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जिस मोदी शख्सियत पर आप लोग सवाल उठाते हैं,
वहीं पर एक राज्यपाल जो राजनीतिक विचारधारा से मोदी की विचारधारा नहीं मिलती है, आज भी वो राज्यपाल है और हर एक मौके पर किसान मुद्दे पर वो बयान देते हैं विरोध में। मोदी ने तो उनको न हटाया न कुछ बोला। यह होता है लोकतंत्र। आपके यहां तो राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने बोल दिया, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी, अब आप सब एक सुर में उनका डीएनए तक टेस्ट कर रहे हैं। उस गुलाम नबी आजाद की जो 1975 से कांग्रेस पार्टी को सींच रहा है, और आप लोग बात कहते हैं कि हमने उनको क्या क्या पद से नहीं नवाजा। किसी की बेइज्जती करने का यह तरीका कांग्रेस ने सोच लिया। और कांग्रेस से आशा रखने वाले इस देश में वो लोग हैं जो मोदी विरोध में किसी भी कीमत पे चाहते हैं कि हां कांग्रेस बची रहे। ऐसा कांग्रेस बचे रहना चाहिए। सवाल का जवाब बहुत सीधा है, जवाब दीजिए अब आप। मैं एक लाइन जवाब दे रहा हूं इस सवाल का आपसे। जब देश में महंगाई, बेरोजगारी और देश में गरीबी की बात हो रही है, उस वक्त आप अपने मान सम्मान और पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो इससे बड़ा सेल्फिश, इससे बड़ा स्वार्थी राजनीति नहीं हो सकता है। आज देश में लड़ाई लड़ी जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, और उस वक्त कांग्रेस का अगर एक सिपाही भी बाहर निकलता है तो यह माना जाएगा कि वो स्वार्थ के कारण वो अपने विचारधारा के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। वैसे सिपाहियों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। अच्छा, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे अनिल गोयल साहब? हाँ विक्रम जी, मैं ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चापलूसों की पार्टी बन करके आज वो उसको जनता का नाम लेकर के कह रहे हैं। कभी ये जनता के मुद्दे को लेकर के सब लोग उतरे हैं। ये तरफ ईडी ने जांच करी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उगले, उनके लिए सड़कों पर उतरे हैं, और इनके बाकी नेता जब खड़ के साथ जांच ले, सबसे ज्यादा अगर सड़कों पे कोई उतरा है तो वो कांग्रेस पार्टी है और हमारे नेता राहुल गांधी है। भाई सुन ले। और दूसरी बात, ये जो मैं आपका बेहद सम्मान करता हूँ, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन आप अपने चश्मे को बस एक सेंट्रिक मत देखिए, ठीक है? जो मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, उससे ज्यादा लड़ाई है किसी ने नहीं लड़ी है। वर्धन जी सुन ले, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अंदर गुलाम नबी आजाद को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया है, तो निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज गुलाम नबी आजाद जी का, जिसका दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक सही मायनों में एक समझदार नेता है कांग्रेस के, और मैं कहना कांग्रेस के अंदर की लड़ाई में नहीं जाना चाहता। अब तो वो कांग्रेस के नेता नहीं रहे सर। हाँ बिल्कुल, जो समझदार नेता कांग्रेस के थे, आज कांग्रेस से जो भी समझदार व्यक्ति एक एक करके निकल रहा है, और ये बिल्कुल अंधे होकर के सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए पारिवारिक पार्टी बना करके कांग्रेस दिन रात खत्म हो रही है, और सही मायनों में देश की जनता ये गिरते हुए जहाज को देख रही है, गिरता बजाय डूब रहा है। स्नेहशीष जी, बचाने वाला नहीं है। स्नेहशीष जी, सवाल मैं आपसे करूं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी तल्ख सवाल कर रहा हूं, अब आपसे सवाल करूं। अगर आप परिवारवाद से ग्रस्त नहीं हैं तो आपके नया अध्यक्ष बनाया जाने वाला है, चर्चा भी अशोक गहलोत की है, लेकिन अशोक गहलोत अभी बने नहीं हैं, नाम उनका सामने लाया नहीं गया है। चुनाव होगा या चयनित होंगे ये आने वाला समय बताएगा, कम से कम अक्टूबर तक। लेकिन अभी से खड़गे साहब कह रहे हैं नहीं, राहुल गांधी को ही बनना है, उनको तो मनाया जाएगा। क्या इतनी बड़ी मजबूरी हो गई है? बगैर राहुल गांधी के आप लोग कुछ सोच ही नहीं पाते, बगैर सोनिया गांधी के सोच ही नहीं पाते। ये मजबूरी नहीं तो और क्या है भैया? परिवारवाद की बातें अगर भाजपा करे तो बहुत हंसी आती है, जब अमित शाह के बेटे जैसा बन जाते हैं बीसीसीआई, बड़े अच्छे क्रिकेटर है, बहुत अच्छे क्रिकेटर है, बहुत अच्छे जो मैनेजर होंगे। एक टाइम मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। नहीं, इनको पूरी बात रखने दीजिए अनिल जी। ये बातें विषय को सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आप विषय को मत बताओ, राष्ट्रीय सवाल है। नहीं, परिवारवाद बस कांग्रेस में यही आप बताना चाह रहे हैं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जी बने हुए हैं विधायक, वो ठीक है। अरे मेरे भैया, ऐसे कांग्रेस के कितने नेता हैं जिनके बच्चे एमएलए बने हुए, जिनके बच्चे मिनिस्टर बने हुए? सवाल उसका नहीं है, सवाल नहीं, परिवारवाद
पार्टी अपनी अंदरूनी बातों को कांग्रेस पार्टी अपने अंदर बैठ के डिस्कस कर लेगी। कांग्रेस में कौन अध्यक्ष बनेगा नहीं बनेगा इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगा। सबको दृष्टिगोचर हो जाएगा, सबको दिख जाएगा, सबको पता चल जाएगी कि अनिल जी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। अनिल जी सवाल मैं अब आपसे कर रहा हूँ। स्नेहा सिंह जी रही बात कहने की राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के नेता हैं, सबसे ज्यादा बात करने वाले इस देश के नेता हैं और सबसे ज्यादा हमेशा हमारे नेता रहेंगे। स्नेहा सिंह जी अब मैं सवाल कर रहा हूँ। अनिल जी अब आप सवाल का जवाब दीजिए। परिवारवाद तो जिस दिन भाजपा में परिवार आ जाएगा ना उस दिन तो परिवारवाद तो अनिल जी परिवार ही नहीं है। अनिल जी सवाल मैं अब आपसे कर रहा हूं। सवाल मेरा आपसे है, महंगाई, बेरोजगारी और अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस अपनी डूबती नैया को किनारे लगाना चाहती है। क्या आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि यस महंगाई और बेरोजगारी इस देश में एक बड़ी समस्या है? क्यों नहीं मानते? दिवाकर जी आप अगर सही मायनों में इतिहास उठा के देखें तो महंगाई की दर कम है पिछली सरकारों के मुकाबले पर, एक बात। दूसरी बात, उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में 2 साल तक पूरे कोविड के अंदर पूरा देश रहा, उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है जिससे पूरा विश्व प्रभावित है, उन सब परिस्थितियों के बावजूद भी आज देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। महंगाई जरूर हुई है लेकिन महंगाई दर अगर पिछले अनुपात से देखी जाए तो बहुत कम महंगाई दर बढ़ी है। मैं महंगाई को बढ़ने का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन इन परिस्थितियों में देश को चलाया जा रहा है और जिन परिस्थितियों में देश को विश्व के पटल पर रखा जा रहा है, जिन परिस्थितियों में आज पूरे देश की बात पूरा विश्व हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है। कल तक तो हमारी बात तो ध्यान से नहीं सुना जाता था। इनके टाइम में तो सोना गिरवी रखने की बात होती थी, इनके टाइम में तो पेट्रोल के इन्होंने बॉन्ड जारी कर दिए थे, देश दिवाले कगार पर खड़ा हुआ था। इनके टाइम में जेट खरीदने की स्थिति नहीं थी और आज हम जो है विमानों को सप्लाई कर रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं, आज हम हथियार विदेशों भेज रहे हैं, आज हम निर्यातक है। कल तक ये आयात भी करने की स्थिति में नहीं थे। कल इनके सामने देश कहाँ खड़ा था, आज देश कहाँ खड़ा है? बर्दन साहब सवाल करिए। अब आप देखिए, आपका मुद्दा मैंने पूछा ना बीजेपी के नेता से, अब आप सवाल करिए, ये तो जवाब दे रहे हैं। स्नेहा सिंह जी हाँ, अब आप सवाल पूछिए। तो कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी की जिस स्थिति पर बात की जा रही है, 2 सालों में जो परिस्थितियां आई और पिछले सरकारों के मुकाबले अभी भी बहुत कुछ सब कुछ कंट्रोल है। मैं मानता हूं कि आप वरिष्ठ हैं, आप हमसे ज्यादा दुनिया देखे होंगे। महंगाई का स्तर क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, वो मुझे अपने विद्वान साथी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। और वो भी समझ रहे हैं इन चीजों को कि महंगाई किस स्तर पर पहुंच चुकी है और आम आदमी का जीना कैसा मुहाल हुआ है। घर से बाहर निकलते होंगे, सड़कों पे जाते होंगे सब्जी खरीदने, तो जरूर इन्हें मालूम होगा कि क्या स्थिति है। एलपीजी अगर खरीदते होंगे, खुद से खरीदते होंगे, जरूर मालूम होगा कि क्या स्थिति है। राशन के सामान को खरीदते होंगे तो मालूम है। बच्चों की स्थिति देखते होंगे, जो पढ़ लिख के अच्छे संस्थानों से भी बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, गरीबों की क्या स्थिति है, तो तमाम चीजें हमारे विद्वान साथी को भी मालूम है, आपको भी मालूम है और देश की आम जनता को भी मालूम है। आम जनता करा रही है, अगर ऐसा है तो गुलाम नबी आजाद जी से हम लोग चर्चा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अच्छा, अब आप एक मिनट गुलाम नबी आजाद से अब भी आप चर्चा करना चाहते हैं? अरे कम से कम स्नेहा सिंह जी, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए भाजपा के पास रोज नए मुद्दे हैं, वो रोज पैसे खर्च कर रही है, वो लगातार लोगों को तोड़ रही है, लगातार। स्नेहा सिंह जी सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद भाजपा के कहने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके से पार्टी छोड़े हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बंगला अलॉट हुआ था, ये आपको मैं कह रहा हूं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मतलब ऑपरेशन लोटस चल गया कांग्रेस में भी। हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जी ने देश में जब राष्ट्रीय हित के मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त एक
सच्चे विचारधारा की पार्टी को छोड़ के वो दूसरे दल में जाके और दूसरे दल की तारीफ कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने, और सुनिए, आम कार्यकर्ता एक कांग्रेसी यह विचारधारा, इस गांधीवादी विचारधारा के लोगों को मंजूर नहीं है। वो सम्मानित थे जब तक दल में थे, एक मजे हुए नेता के रूप में वो सम्मानित रहेंगे, लेकिन उन्होंने यह गलत कदम उठाया है। जब देश को ऐसे नेताओं को जरूरत है, विपक्ष की आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, ऐसे समय में वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना दल छोड़ के जा रहा है। विपक्ष की या कांग्रेस की? 1975 से विपक्ष की या कांग्रेस की? छोटे छोटे जवाब दीजिए। विपक्ष की या कांग्रेस की? विपक्ष की आवाज मजबूत करना या कांग्रेस की, क्योंकि इस पे सवाल है। मेरे से पूछ रहे नहीं, मैं स्नेहाशीष जी आपसे पूछ रहा हूं, विपक्ष की आवाज मजबूत होगी या कांग्रेस की आवाज मजबूत करने के लिए इस तरह से गुलाम नबी को नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विपक्ष है इस देश में जो लगातार जनहित के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है। तो 2024 में की जो नीतियां है भाजपा की, जो कांग्रेस के को लगातार बैकफुट पे लाने की रणनीति की जा रही है, उसके खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरीके से परेशान करके उन्हें डिमोरलाइज किया जा रहा था कि वो लगातार महंगाई और मुद्दे पे ना बोले, बेरोजगारी के मुद्दे पे, तो तमाम कांग्रेसी और तमाम देशवासी देख रहे हैं किन मुद्दों में किन झूठे आरोपों के साथ उनको बार बार बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। सुनिए, तमाम लोग देख रहे हैं। एक सवाल पूछूं? बताने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस की आवाज इसलिए दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि आम आदमी की आवाज को दबाया जाए। एक सवाल पूछूं? केजरीवाल कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस चोर चोर मौसेरे भाई, गुजरात में कह रहे हैं, और उसी से परेशान हो गए आप लोग। इसलिए जो कुछ भी हुआ अभी केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो जांच पड़ताल चल रही है, केजरीवाल तो नहीं लेकिन प्रकारांतर से केजरीवाल भी माने जाएंगे। कांग्रेस अंदर खाने बहुत खुश है। कांग्रेस तो ये कह रही है सारा कुछ हम लोगों ने कहा और हमारी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। ये तो है विपक्ष के एकता की स्थिति। और आप कहते हैं विपक्ष की एकता, इतने बिखरे हुए विचारधारा से इतने अलग हटे हुए, और आप लोग मिशन 2024 को यूं ही जीत लेने की बात करते हैं सिर्फ सड़क पर कुछ दिखावे का आंदोलन करके। सवाल तल्ख हैं सर, आपको बुरा लग सकता है लेकिन जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर रहेगी। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों से भटकेगी नहीं। कांग्रेस के सिपाही जो हैं उनके साथ वो रहेंगे, और कांग्रेस की विचारधारा इतनी कमजोर विचारधारा नहीं है। हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, यहाँ देश में जो चोर हैं उनसे भी लड़ाई लड़ लेंगे। और जो लोग नाराज होंगे उनका आप डीएनए टेस्ट करेंगे, और डीएनए टेस्ट करने के बाद उनको मॉडिफाइड करार दे देंगे। ये भी तो नई संस्कृति में है कांग्रेस के। ये चर्चा का विषय है सर, सोचने की बात है जो कांग्रेस, क्योंकि मैं भी कांग्रेस की राजनीति को बहुत नजदीक से समझता हूं। और सच कहिए तो यहां तक कि जो कोई भी सोच और परख बढ़ी है वो कांग्रेस की राजनीति को समझते हुए, और आज कांग्रेस की राजनीति पर यह दुर्दिन और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। आप सारे लोग उससे सहमत होते हुए दिख रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, अगर गुलाम नबी आजाद जी ने यह कहा कि ये चपरासी और उनके सिक्योरिटी गार्ड चाहते हैं वो करवा लेते हैं, तब तो बात बिल्कुल सही है। जवाब दीजिए। स्नेहाशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैंने यही कहा कि गुलाम नबी आजाद का आरोप है कि सुरक्षा गार्ड या उनका पीए या चपरासी जो चाहे वो करवा ले, क्योंकि राहुल गांधी की अपनी कोई राजनीतिक समझ ही नहीं है। गुलाम नबी आजाद जी खिलाहट में जो बोल रहे सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पार्टी छोड़ दी है तो उनकी बयानों को उछाला ही जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको उछलवाना पसंद भी करेंगे। और वो बोल सकते हैं जो है बोलना चाह रहे हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सम्मान उन्हें पार्टी में मिला, जो पहचान उनकी मिली है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है, ना कि किसी और की। आज वो इतना बोल रहे हैं और उसे राष्ट्रीय स्तर पे आप आज डिबेट हो रहा है उनकी बातों पे, तो वो कांग्रेस की देन है कि वो आज इस ओहदे पे पहुंचे हैं,
कि उनके बारे में बात करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बयानों पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो उन्हें कांग्रेस पार्टी ने दिया है। उनको कैसा सम्मान चाहिए था भगवान जाने, और कैसा सम्मान मिल सकता है एक आम आदमी को, एक आम कार्यकर्ता को, एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता को। यही सम्मान आपने दिया, आपने यही सम्मान दिया। देखिए सवाल है सर, यही सम्मान आप लोगों ने दिया ना, कि जो आदमी पूरे देश में किसी भी चुनाव संचालन समिति का अगर कोई मामला हो, गुलाम नबी आजाद टिप्स पर रखते हैं वो सारी चीजें, उनको याद है हर चीजें। हर एक प्रदेश, आपके बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर के तो वो रहने वाले हैं, किस एक राज्य से कौन एक निचले स्तर का कार्यकर्ता जो गुलाम नबी आजाद को न जानता हो, जिसके नसों, जिसके रगों में जो खून बहता है, जो राजनीतिक जहां तक सोच की बात है वो कांग्रेस का है, जो आज भी वो अपनी व्यथा में कह रहे थे। और आप लोग तुरंत उनका इस तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं। सर आपको समझना पड़ेगा, कम से कम कुछ तो संयत होना चाहिए जयराम रमेश को, जो डीएनए टेस्ट कर लेते हैं बार बार। खैर जयराम रमेश ने डीएनए टेस्ट किया तो गुलाम नबी आजाद ने उसका जवाब दिया। क्या कुछ गुलाम नबी आजाद ने कहा, जरा हम आपको सुनवाते हैं, जरूर सुनिएगा स्नेहाशीष जी, सुनिए। मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में, और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। तकनीकी खामियों के कारण मैं वो अंश आपको सुनवा नहीं पा रहा हूं। अगर अभी डिबेट के दौरान वो अंश हमारे पास आ जाएंगे तो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने सीधे सीधे कहा, स्नेहाशीष जी सुनिए, जयराम रमेश कहां से आते हैं, कहां से वो सांसद हैं, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस में अपनी राजनीतिक यात्रा कर ली है, मेरे ही देखरेख में वो कैसे कहां तक पहुंचे हैं, जरा वो मेरे सामने आके डिबेट तो करें। गलत क्या कहा उन्होंने, गलत क्या कहा आप बताइए। गलत सही की विवेचना आप करते रहिए। मेरे दल में जो है मैं उनका सम्मान करूंगा, जो दल छोड़ चुके हैं उनका हकीकत है कि उनका कोई राजनीतिक स्टैंड रहा नहीं। जब देश में जरूरत थी लड़ाई लड़ने की तो वो अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ने और अपने को सीएम उम्मीदवार घोषित करके घूम रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जिसे टीम कांग्रेस ने बनाया, जिसे राष्ट्रीय महासचिव हमारे सबसे गंभीर ओहदा होता है, उस पद पे वो रहे, वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। वैसे लोग अगर पार्टी का साथ छोड़ दे रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, पार्टी के संघर्ष के दिनों में, तो वैसे लोगों के बारे में चर्चा करनी है। अच्छा, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी को मनाएंगे कि नहीं? कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है, और हकीकत है कि वो मोडिफाइड हुए होंगे, तभी वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ दिखा होगा या कुछ पारिवारिक लाभ दिखा होगा, जैसे रीता बहुगुणा जोशी जी को दिखा था, उनके बेटे को विधानसभा में टिकट नहीं मिला तो आजकल नाराज चल रही है। तो बड़े लब्बो-लुआब के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था। वैसे ही हक इनका भी होगा आने वाले दिनों में। जैसे सिंधिया साहब राहुल गांधी जी के साथ घूमा करते थे, आज वो कहाँ है, कहने की जरूरत नहीं है। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में आप कह रहे हैं? पंक्ति के नेता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। भाई सब तो सही है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग जाते हैं, एक दल से दूसरे दल में राजनीतिक पर्यटक बनते हैं, ये कहने की बातें हैं और ये राजनीति में आम बात हो चुकी है। बहरहाल वो लोग भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज के लिए। जी, जयराम रमेश ने क्या कुछ, जयराम रमेश के बारे में क्या कुछ कहा गुलाम नबी जी, जो कि बहुत ही समझदार और संयत गंभीर व्यक्ति हैं, लेकिन सुनना जरूर चाहिए। जो कुछ भी उन्होंने कहा सुनिए। Nobody knows which state does he belong. Jairam Ramesh. Which district he belong, which party he belonged to. By doing these tweets, we saw him becoming. तो सुना आपने स्नेहाशीष जी, आपने मान लिया कि आज वो दूर हैं इसलिए सब कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन मोदीफाइड होने का खतरा और डर आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन भारतीय जी, खैर वो हमसे दूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता से मैं अंतिम सवाल करूंगा। सर, मोदीफाइड होने का खतरा और डर इस देश में
मोदी विरोधियों को भी है, जो राजनीति में नहीं है। उनको डर है कि किसी भी तरीके से मोदी यहां से चले जाएं, और इस देश की जनता भी ये भी चाहती है कि मोदी प्रधानमंत्री रहें। मोदी फाइट शब्द ही मोदी के ग्लोरी को बढ़ा देता है। शायद जो राजनीतिक साइकोलॉजी को समझते होंगे वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे। अनिल गोयल साहब, खतरा अभी भी है। कुछ ऐसी गलतियां आप लोगों से हो रही हैं कि वो छोटी छोटी गलतियां 2024 आते आते मुश्किलों में डाल सकती हैं आपको। मसलन गडकरी जी जैसे नेता को क्यों इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं जिससे मीडिया सहित देश के तमाम विश्लेषकों के दिमाग में कुछ सवाल गूंजे। दिवाकर जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है जी कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार चलाती है तो उसके ध्यान में केंद्रित होता है कि देश का हर नागरिक को सुविधा उपलब्ध कराएं, देश का विकास करें और देश को आगे बढ़ाएं। जब भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम करती है और संगठन के अंदर उसका होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ाएं, दोनों एक गाड़ी में दोनों पहिए अपना अपना काम करते हैं निश्चित। और ये भी आपने देखा होगा कि जो लोग आज सरकार में हैं, कल को आवश्यकता पड़ने पर संगठन में चले जाते हैं, जो लोग संगठन में हैं, कल को आवश्यकता पड़ने पर सरकार में चले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पे निजी स्वार्थों की कहीं भी जगह नहीं। ये निजी स्वार्थों से पार्टी नहीं चल रही। दूसरा मेरी बात, और मेरे कांग्रेस प्रवक्ता चले गए, मैं बार बार अपनी बात कहना चाहता था। कांग्रेस की संस्कृति है कि कांग्रेस को गाली दो, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ और कांग्रेस को गाली दे करके सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनाओ। कांग्रेस उनको समर्थन ही दे देती है। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, पहली बार केजरीवाल जब बने थे, शीला दीक्षित को गाली देकर बने थे और उसने सत्ता की लोलुपता इतनी है कि गाली खाने के बाद भी इन्होंने उसका समर्थन देकर के सरकार बनाई। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का हवा जो इन्होंने बना रखा है। और इसके बाद में ये कोई भी निर्णय जो लेते हैं उस निर्णय में इनके दिमाग में सिर्फ मेरी परिवार कैसे बचे, पार्टी कैसे बचे। वो तो ठीक है, वो तो देखिए मैं बहुत क्लियर बात कर लूं, क्योंकि अब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, थोड़ी ही देर पहले वो हमसे कट हुए हैं। लेकिन इतना तो आप मानेंगे कि मोदी फाइट का हवा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि मोदी के अंदाज में कम होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता की चाहत है। इससे इनकार ही नहीं किया जा सकता। जो इससे इनकार कर रहा है वो राजनीतिक एनालिसिस से हट करके बात कर रहा है, उसको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। लेकिन फिर मैं आपसे यह सवाल करूंगा, रिसफलिंग करिए, सब कुछ करिए, लेकिन गडकरी जैसे नेता का इस तरीके से सिर्फ एक पद तक सीमित कर देना, कहीं ना कहीं यह तो सवाल उठता है कि मोदी और शाह जो चाहेंगे वही होगा। कम से कम ये परसेप्शन और ये कॉन्सेप्ट देश की जनता में न बने, क्योंकि कांग्रेस का हश्र होने में फिर समय नहीं लगेगा। क्योंकि कांग्रेस कहां है ये तो कांग्रेस के लोग नहीं, एक आम अदना सा आदमी जाने। और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता किस मजबूरी में क्या बयान दे रहे हैं ये अभी भी स्क्रीन पर दिख रहा है और वो समझा जा सकता है वो क्या देंगे। लेकिन आपके पास एक विवेकशील नेतृत्व है और काम करने वाले लोग हैं। ऐसे में गडकरी जो 2026 तक इस देश को पेट्रोल मुक्त करने की बात कर रहे हैं, विजन बहुत बड़ा है सर। गडकरी जी का इस तरह का बयान देना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है। ये बात जरूर सोचना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, आपका अंतिम? दिवाकर जी, मैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ जी कि माननीय गडकरी जी का ना सम्मान में कोई कमी है, ना मान में कहीं कोई कमी है। और निश्चित तौर पर उनके काम की जो है पूरे विश्व में सराहना हो रही है। हिंदुस्तान में अगर मोदी जी के मंत्रालय में सबसे बढ़िया काम अगर हो रहा है तो गडकरी जी के मंत्रालय में हो रहा है, और जिसको जनता देख भी है, जनता खुले मन से स्वीकार भी कर रही है। इसलिए गडकरी जी के काम में कोई नहीं है और उनके सम्मान में कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है। और हमारे यहाँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं वो किसी पद के लिए लालच में काम नहीं कर रहे कि मुझे ये पद मिलेगा तो मैं काम करूंगा, पद नहीं मिला तो मैं नाराज हो जाऊंगा। कोई नाराज नहीं, जिसको जो काम मिलेगा वो काम खुशी पूर्वक हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं है, हर कार्यकर्ता का सम्मान है, छोटे से छोटे जिले के बड़े से बड़े सब कार्यकर्ता का सम्मान है। और निश्चित
जी। संगठन में फैसले करने जैसे नड्डा जी ने करने हैं, सरकार के फैसले करने हैं मोदी जी ने और मोदी जी के मंत्रिमंडल ने करने हैं। और मोदी जी तो एक निश्चित तौर पर वो एक छोटे से छोटे आदमी की बात मान करके भी आगे वो काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनके अंदर कहीं कोई जिद, कहीं कोई अहम नहीं है। और आपने एक बात अभी और देखो, आपने मैं नहीं सुना, इस टाइम ये सीएम जम्मू कश्मीर थे गुलाम नबी आजाद जी, और अपने मोदी जी सीएम गुजरात थे, तो भी उन्होंने अगर कोई बात करी तो सीएम से बात करी। सीएम साहब गुलाम नबी जी रो रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे। आज उनके स्टेटमेंट में बड़ा स्पष्ट आया है। तो उनका कितनी संवेदना है, और वो निश्चित तौर पर जब वो पीएम की कुर्सी पर होते हैं तो पार्टी से ऊपर उठकर सोचते हैं कि देश आगे कैसे बढ़े, देश के हर व्यक्ति का कैसे इस्तेमाल किया जाए, देश के व्यक्ति को किस तरह के देश को आगे बढ़ाने में लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर वो सवाल मैंने उठाए हैं, इसको मंथन जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक आम कार्यकर्ता नेताओं की बात जो है वो हाईकमान तक भी पहुंचेगी। हालांकि संघ के विचारक और कई ऐसे लोगों से हमारी बातचीत हुई है जो रिसफलिंग फैक्टर है, और किसी नेता को रिसफल करने का जो ये मादा है इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए आप कांग्रेस की उस संस्कृति से दूर रह करके अखिल भारतीय स्तर पर आज एक कमल को खिलाने में सफल हो रहे हैं। शायद ये सोच और ये काम करने का तरीका संगठन के स्तर पर भी बरकरार रखना और रहना चाहिए, और यही आपकी ताकत है निश्चित रूप से। लेकिन अगर कुछ बातें उठ रही हैं तो उसका भी समाधान करना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस की स्थिति में किसी भी पार्टी को पहुंचने में समय नहीं लगेगा, जहां गुलाम नबी आजाद जैसे नेता को, जो इतने संयत और गंभीर भाव से कांग्रेस के 4 दशकों से अधिक तक सेवा करते रहे, वहां पर उस नेता के खिलाफ आज जब वो त्याग पत्र दे करके दूर हुए हैं, तो कोई भी आम कार्यकर्ता या प्रवक्ता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जिस शब्दावली और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वैसा करना नहीं चाहिए, जो कांग्रेस के संस्कृति में था ही नहीं। और शायद यही उस बात का द्योतक है कि कांग्रेस में चाटुकारिता की संस्कृति ने 137 साल पुरानी इस पार्टी को खत्म करके रख दिया है। क्या होगी इसकी स्थिति और क्या अन्य पार्टियां इससे लेंगी सबक? एबी स्टार न्यूज इसकी जानकारी और इसका विश्लेषण आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।